नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जिससे चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है। इस कड़ी में गोहाना में पीएम मोदी ने रैली की। संवाददाता बीएल गुलियानी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा में चुनावी प्रचार पूरी चरम सीमा पर है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी दंगल में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज जो भी हूं, हरियाणा की जनता की वजह से हूं। उन्होंने कहा कि इस धरती पर शूरवीरों ने जन्म लिया है। सर छोटू राम को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने अपना सारा जीवन किसानों और जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार या चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है, कांग्रेस का चुनाव प्रचार पस्त होता जा रहा है। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। वहीं आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग हुई। वहीं जल्द ही तीसरे चरण की वोटिंग का लोगों को इंतजार है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शुभम वोगल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर आज दूसरे चरण में मतदान हुआ और सभी लोगों ने अपने घरों से लोग बाहर निकले और अपना मतदान किया। आपको बताते चले तो लगातार दूसरे चरण में आज मतदान हुआ और सुबह से ही लोगों में, युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो दूसरे चरण में देखने को मिल रहा था। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे और लोगों ने चुनाव के रिलेटेड जो है वो आज उन्होंने अपना मतदान किया। और युवाओं का साफ तौर पर कहना था कि इस बार जो हम मतदान कर रहे हैं वो मतदान हमारा जो है वो बेरोजगारी को लेकर होगा, कश्मीर को एक नए कश्मीर को बनाने के लिए होगा। पर फिलहाल आज का जो मतदान था वो बड़े अच्छे तरीके से हुआ। इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम ने वहां पर जो है वो काम किया पूरे तरीके से, जो है वो सक्सेसफुल जो है वो आज का दूसरा चरण जो है वो जम्मू कश्मीर में रहा है। अब लोगों को तीसरे चरण का इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को बुधवार को पत्र लिखा। लेटर में उन्होंने भाजपा के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए 5 सवाल पूछे। केजरीवाल ने अपने पत्रों में कहा कि आज की तारीख में देश का मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए बेहद चिंतित है। बीजेपी इस देश को जिस दिशा में लेकर जा रही है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश को लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पार्टी तो आती जाती रहेगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा बना रहेगा। इस देश में तिरंगा आसमान में गर्व से लहराए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में मैं जनता के मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम वोगल। जम्मू कश्मीर में लगातार कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने आज एक बड़ी जनसभा को जम्मू में संबोधित किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचे और ये जो बड़ी जनसभा थी, राहुल गांधी जी के जो विचार थे वो वहां पर सुने। और आपको बताएं तो जितने भी नुमाइंदे जम्मू कश्मीर से हैं उनको यानी कि जो तीसरे फेज के चुनाव के रिलेटेड जो जितने भी नुमाइंदे हैं उनको स्टेज पर बुलाकर उनके लिए वोट जो है वो राहुल गांधी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए अगर कोई सोच सकता है
तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी है। वही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पे कहा कि आप सब ठीक ठाक हैं, और राहुल गांधी ने यहीं से अपने प्रचार को शुरुआत की। पर इस बार देखना ये होगा कि भाजपा के बीच और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच कितनी बड़ी टक्कर जो है, जो कांटे की टक्कर है, वो कितनी बड़ी टक्कर होने वाली है। आखिरकार कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है वो जम्मू कश्मीर में बैठेगा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं और बड़े बड़े स्टार चार प्रचारक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया आवाज, जम्मू। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कार्यक्रम किया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी। आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर में सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है और जेवर एयरपोर्ट के तैयार होने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कई तरह की बातें यहाँ पर कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में, उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और जो 6 अभी तक तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कई तरह की बातें आज कही हैं और जेवर एयरपोर्ट की बात करते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों को विकास की तरफ प्रेरित करने की भी बात कही है। अब यहाँ के जो किसान हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके गांवों का विकास किया जाए और योगी आदित्यनाथ की मुहिम पर, उनके आदेश पर जिले भर के जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो भी जमीनें प्रोजेक्ट में आ रही हैं उन पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है और जो भी लोगों की जमीनों के मुआवजे बचे थे उन पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने यमुना अथॉरिटी को भी आदेश दिए हैं कि जो किसानों की जमीन है, जो किसानों की मांग है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ पर एक बात और सामने निकलकर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी और अन्य किसान नेता योगी जी से मिलने के लिए तैयार थे। उन्होंने प्रशासन से योगी जी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन प्रशासन ने सुधीर भाटी जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनको नजरबंद कर दिया और पुख्ता के काफी ज्यादा अच्छे इंतजाम यहाँ पर दिखाई दिए हैं। अगर हम सड़कों की बात करें, सड़कों पर जगह जगह पुलिस बल मौजूद है और मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए भारी तादाद में लोग मौजूद रहे और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं कैमरामैन महेश के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, इंडिया। वहीं महिला से दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो लंबे समय से फरार था। कैसे हुई गिरफ्तारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। भाजपा के लिए जो चिंता का विषय थे, भाजपा नेता मुकेश बोरा अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उत्तराखंड पुलिस ने नोएडा से उन्हें गिरफ्तार किया है क्योंकि मुकेश बोरा के ऊपर दुष्कर्म के आरोप यहाँ पर लगे थे। एक महिला, जो विधवा महिला थी, नौकरी के नाम पर उनका उत्पीड़न किया गया, शारीरिक शोषण किया गया। उनकी जो नाबालिग लड़की थी उसके ऊपर भी छेड़खानी के आरोप उनके ऊपर लगे थे। पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज यहाँ पर किया था। पॉस्को एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था। अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के लिए चिंता यही थी कि उनके पार्टी के नेता जिस प्रकार से एक के बाद एक हत्या, लूटपाट या महिला उत्पीड़न के केसों में शामिल हो रहे थे, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय था। अब पुलिस की तरफ से अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस ने कई दिनों से उनकी तलाश यहाँ पर जारी रखी हुई थी, उनके 2 मकान तक यहाँ पर कर दिए गए थे, उनके खिलाफ कई जमानती वारंट जारी हो चुके थे। जिस प्रकार से वो भागे फिर रहे थे तो ऐसे में संभावना थी कि कहीं देश छोड़कर ना चले जाएं, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। नोएडा से गिरफ्तार हुए और अब आगे की कार्रवाई होगी, यानी पहले पूछताछ होगी और उसके बाद उन्हें जेल भेजने का काम कर दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड बीजेपी की जो मुश्किल है वो भाजपा के इन्हीं नेताओं ने बढ़ाई है और अब पुलिस की कार्रवाई में वो सच भी बाहर आ जाएगा कि किस प्रकार से महिला के साथ उनका उत्पीड़न यहाँ पर रहा है। कैमरामैन अतुल साहब। वहीं आगरा में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी ने नगर निगम में प्रदर्शन किया है और क्या कुछ मांगे की है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान अहमद। जनपद आगरा में पिछले 10 दिन से पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है। आगरा की जनता दूर दराज से पानी भरकर ला रही है अपने ज़रूरी कामों को लेकर। वहीं इसी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज नगर निगम का घेराव किया गया। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी नगर निगम पहुंचे, बाल्टी और मग्गे लेकर वह नगर निगम में स्नान करने पहुंचे। वहीं जो कांग्रेसी थे उन्होंने नगर आयुक्त और आगरा महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। तमाम
कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी आज प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि आगरा में 10 दिन से पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने आज नगर निगम का घेराव किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वह सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस कांग्रेस की न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर रोड मैप तैयार करने बलौदा बाजार पहुंचे। क्या कुछ रोड मैप को लेकर तैयारी की जा रही है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज आज बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा गुरु घासीदास बाबा के मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। याद है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लेके कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है कि लगातार कवर्धा कांड हुआ, लवन में कांड हुआ और उसके बाद 10 जून को बलौदाबाजार में जो कांड हुआ, उसको लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। यह न्याय यात्रा 27 नवंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगी और यह 125 किलोमीटर न्याय यात्रा को गिरौदपुरी धाम से स्टार्ट होकर वापस बलौदाबाजार होते हुए ये रायपुर पहुंचेगी 2 अक्टूबर को, जहां पर उसको प्रदेश के प्रभारी हमारा सचिन गहलोत और भूपेश बघेल और दीपक बैज जो लगे उसको इस यात्रा को अंतिम समापन करेंगे। इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। वहीं हाल ही के दिनों में कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के बाद जीआरपी ने सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई है। क्या कुछ किया जा रहा है जीआरपी के द्वारा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए गोरखपुर एसएसपी जीआरपी हुए सशक्त। हम आपको बता दें कि गोरखपुर एसएसपी ने बताया कि इस समय जो रेलवे ट्रैक पे गैस सिलेंडर और खंभे को रखने की बात आ रही है, उसको लेकर के गोरखपुर जो की टीम सशक्त हो गई है। गोरखपुर एसएसपी रेलवे ने बताया कि जो रेलवे ट्रैक पे इस तरह के उपद्रवी कार्य हो रहे हैं, कुछ गांव के रहने वाले अगल बगल के उपद्रवी हैं, जिन पे निगरानी की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है गोरखपुर में अभियान चला रहा है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे कुछ जो है उपद्रवी किस्म के बच्चे या अनावश्यक बच्चे बैठते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनकी पहचान की जाती है। साथ ही जो है कुछ महिला अपराध हो रहे हैं, उन पर भी रोक लगाया जा रहा है। जो यात्रियों के साथ घटनाएं हो रही उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। इस कड़ी में जो है रेलवे ट्रैक पे जो इस तरह घटनाएं हो रही हैं, आए दिन अखबारों में जो है खबरें छप रही हैं, जिसको देखते हुए जो गोरखपुर की जो पुलिस है वो सशक्त हो गई है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। गोरखपुर, इंडिया वॉइस। वहीं मैनपुरी में दबंगों का आतंक छाया हुआ है। परिवार वाले कलेक्ट्रेट पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया है। पूरा मामला मैनपुरी सदर के लालपुर सतनी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले हरिओम कश्यप अपने पूरे परिवार के साथ लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, जिसकी सूचना समाजवादी पार्टी के आलोक शाक्य को मिली। उसके बाद ब्रजेश कटेरिया और उनकी जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो वहाँ धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। पीड़ित को समझाने बुझाने के बाद पीड़ित से बात की गई तो मात्र 1 बीघा जो जमीन है उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। फिलहाल पीड़ित को जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्होंने पदाधिकारियों से और अधिकारियों से बात की है, तो जल्द से जल्द उसकी शिकायत निस्तारण करने की बात कही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य हैं उन्होंने कहा है कि लगातार समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं और जो इस सरकार में लगातार जमीनों पर कब्जे होने की ये कोई नई शिकायत नहीं है। ये पूर्ण रूप से बहुत गरीब परिवार है और मात्र 1 बीघा जमीन पर भी आधे से ज्यादा हिस्से पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मैनपुरी के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी, नायब तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उनसे वार्तालाप की जाएगी और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वहीं कौशाम्बी जिले में सरकारी स्कूल के टीचर का हैरत अंगेज कर देने वाला एक मामला सामने आया है। संस्कृत के टीचर पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाया गया है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इंतजार रिजवी।
कौशाम्बी जिले से सैनी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल से टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 8 छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक राजेश सिंह पर क्लास में पढ़ाते समय बैड टच और अश्लील बात करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षा के मंदिर में टीचर की शर्मनाक करतूत की जानकारी जैसे ही अभिभावकों को हुई तो विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद विद्यालय की प्रिंसिपल ने घटना की सूचना बीएसए कमलेन कुमार कुशवाहा को दी। सूचना के बाद एबीएस से नीरज उमराव विद्यालय पहुंचे और पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। सीओ अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि छात्राओं से बैड टच का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित छात्राओं के परिजनों से तहरीर पर आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में लग गए हैं। इंतजार रिजवी, इंडिया वाइस। वहीं प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सामान ढोने वाले कुलियों ने आंदोलन छेड़ दिया है, लेकिन आखिर क्यों? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज में आज रेलवे स्टेशन पर सामान ढोने वाले जो कुली हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। दरअसल उनकी नाराज़गी ये है कि स्टेशन पर जो बैटरी रिक्शा है उनकी परमिशन की वजह से जो लगेज उनको ढूंढने के लिए मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनकी नाराज़गी बढ़ गई है और अब वो उन्होंने बाकायदा आज डीआरएम ऑफिस के बाहर जाकर के प्रदर्शन किया। हालांकि डीआरएम के यहाँ उन्होंने अपने जो मांग है उसका पत्र सौंप दिया है। 15 दिन की मोहलत ली गई है। 15 दिन बाद इस मामले पर उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई समाधान नहीं होता तो उनका आक्रोश और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये उनकी रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ ये मामला है। दरअसल जो कुली हैं जो स्टेशन पर सामान ढोने का काम यात्रियों का करते थे, पिछले कुछ दिनों से संगम पर कुछ ई रिक्शा को परमिशन दी गई है। हालांकि ये परमिशन ऐसे लोगों को जो अक्षम है, विकलांग है, उनको स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इनका आरोप है कि उसके ज़रिए से सामान और लगेज ढोया जाता है, जिसकी वजह से कुली का काम बाधित हो रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोज़गार हो रहे हैं। साथ ही साथ कुली ने ये भी मांग की है कि उनको कहीं ना कहीं रेलवे में समायोजित किया जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर के आज वो उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, अपना ज्ञापन सौंपा है और ये चेतावनी दी है कि अगर इस पर जल्द ही समाधान नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में उनका प्रदर्शन और उग्र होगा। शोएब रिजवी, प्रयागराज। वहीं वाराणसी में 46वें दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करती हुई प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा को लेकर अहम बातें कही। क्या कुछ कहा? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। 46वें दीक्षांत समारोह के दौरान काशी विद्यापीठ में कुल 18 छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस उपलक्ष्य में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मुख्य रूप से यूपी की कुल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य तौर पर मौजूद थी और वाराणसी में तमाम इस कार्यक्रम के दौरान तमाम छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई पड़ा। 18 छात्रों ने गोल्ड मेडल हासिल की, इसमें दो खिलाड़ियों को इसमें नवाजा गया। वाराणसी में इस कार्यक्रम में तमाम छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी दिखाई पड़ी। इस दीक्षांत समारोह में छात्राओं ने मेडल पाकर काफ़ी खुशी जाहिर की है। काफ़ी छात्राओं में खुशी दिखाई भी पड़ी है। इस दौरान कुलाधिपति, कुलपति, तमाम जो वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो तमाम प्रोफेसर जो है उस वक्त इस कार्यक्रम मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्य संपन्न किए गए हैं और तमाम छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई पड़ा है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइस। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। जन्मभूमि मथुरा ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिकॉल अर्जी दाखिल की गई है, जिसको लेकर के उनकी तरफ से कहा गया था कि पहले रिकॉल अर्जी की सुनवाई होने के बाद जो 18 अलग अलग याचिकाएं उस पर सुनवाई हो, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उसने इस मामले में रिकॉल अर्जी के जवाब में समय मांगा, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई अगले 30 सितंबर को होगी। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 18 अलग अलग याचिकाएं हैं। जो ये श्री कृष्ण भूमि है उसे वापस देने की मांग की गई है। तमाम अलग अलग याचिकाएं हैं और उसमें याचिका में तमाम तरह की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने पिछली तारीख पर जब इसकी वाद के बिंदुओं तय होने की शुरुआत हो चुकी थी
क्योंकि इसकी पोस्टरीता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया था और सुनने योग्य माना था, जिसके बाद से इसकी सुनवाई होनी थी। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिकॉल अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई और आज हिंदू पक्ष ने इस मामले में समय मांगा और अब 30 सितंबर को इस मामले में फिर रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके बाद इस मामले में जो अन्य 18 याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई होगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। वहीं वाराणसी में कई मामलों को लेकर सपा ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया है और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और धरने की वजह क्या है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। आज वाराणसी में समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष आयुष यादव के नेतृत्व में मुख्यालय पर पहुंच करके तमाम छात्र छात्राओं के हित में समाजवादी युवजन छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। छात्र सभा के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि लगातार छात्रों के हित में यह सरकार की रवैया जो है ठीक ढुलमुल रहे हैं, सही नहीं रहे हैं। छात्रों पे लगातार जो है शुल्क वृद्धि किए जा रहे हैं। छात्रों के हित में जो है चुनाव, हर छात्र संघ के चुनाव कराए जाने के मौलिक अधिकार छात्रों के हैं, जिसको लेकर के छात्रों के हित में यह फैसला न लेकर के सरकार ने छात्रों के छात्र संघ के चुनाव पर रोक लाई है। एक तानाशाही रवैया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने राज्यपाल को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर के तमाम छात्र संगठन के नेताओं ने, छात्र युवा छात्र समाजवादी छात्र के तमाम नेताओं ने वाराणसी पहुंचे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया है और इसके साथ ही जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन सौंप करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। छात्र छात्राओं के हित में फिर मूल्य फीस वृद्धि को वापस लिए जाने और जल्द से जल्द छात्र संघ के चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर के वाराणसी में जिला मुख्यालय पर तमाम छात्र संघ के समाजवादी पार्टी के युवा छात्र नेता मौके मौजूद थे। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। इटावा के नगला भाली गांव में गौशाला में सो रहे शख्स की हत्या कर हमलावर फरार हो गया। क्या कुछ है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वंदना यादव। सफेद थाना क्षेत्र अंतर्गत नंगला भाली में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों पर बने ट्यूबवेल पर एक 50 वर्षीय किसान की खून से लथपथ डेड बॉडी पाई गई। अंदेशा जताया गया है कि किसी ने हत्या कर को सबको फेंक दिया है। वहीं पर मृतक के बेटे ने जब सुबह जाकर देखा, खाना देने गया तो उसने देखा कि उसके पिता की डेड बॉडी खून से लथपथ ट्यूबवेल पर पड़ी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सारे तथ्यों पर जानकारी ली। वहीं मौके पर पहुंचे इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया है कि जो डेड बॉडी पाई गई है उस पर सारे पहलुओं पर जांच कर ली गई है। बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व मृतक के दोस्त की भी मृत्यु हो गई है, तो उसके जो बच्चे थे और बीवी थी उसकी भी देखभाल करता था मृतक, और साथ ही अपने बीवी बच्चों की भी देखभाल करता था। और वहीं पर जो उसके साथ वहां पर ट्यूबवेल पर कुछ लोग लेटते थे, उसी में कुछ लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं बताई जाती है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। वहीं पर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर अभी अज्ञात लोगों के नाम की गई है। वहीं पर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। इसके साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।